एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। घटना चक्र की पूर्वावलोकन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और जितने भी साथी हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी बीपीएससी ने अभी तक प्रश्न पूछे हैं, बीपीएससी आयोग के द्वारा, बिहार आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा आपको एक वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला आपका प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इस यहाँ पे आपको बता दें, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जो कि बिल्कुल सही है। और इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, गलत है। और यह एक शुभ दिन था और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन ई भी मिलेगा, जहां पे आपको बताना होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। और ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और इसमें यह संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो इसी वजह से 26 जनवरी को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना था, परंतु इन्होंने जो 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र लागू हुआ, इस वजह से 26 जनवरी को ही अपना जो संविधान है वो लागू हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल है कितना, यहाँ पे अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स या अनुच्छेद, और सी ऑप्शन है 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प आपका सही हो जाता है, 400 आर्टिकल्स। अगला है, मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका हो संघीय सूची। तो संघीय सूची जो है वो उसमें 97 प्रविष्टियां हैं। अगला है आपका राज्य सूची। तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जो है वो 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां। इंपॉर्टेंट है, कोई एक को ही उठा के पूछ सकता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे इसमें विचारानुसार क्रम दीजिए। आपको बताना है कौन सा, यहाँ पे इसका क्रम आपको निर्धारित करना है। तो इसका जो क्रम हो जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पे सार्वभौमिक की बात करें, नंबर 1 आपका होगा, और इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे डी धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और फिर समाजवादी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? आपको बताना है कि समाजवादी जो शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 3/4, 2/3 या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसमें जो एक नया राज्य बनाने के लिए आपको साधारण संशोधन, संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए होता है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 में प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है वो संविधान में साधारण जो संशोधन होते हैं उसके तहत नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। अगला है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है, ये दोनों आपको नहीं प्राप्त। कोई भी गैर नागरिक है उसको नहीं प्राप्त है। अन्य सभी अल्पसंख्यकों का अधिकार यहाँ पे भी होगा। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों विकल्प आपको गैर नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। बल्कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके साथ ही कानून की समक्ष जो समता होती है वो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरान डैश के तहत
हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, आपको बताना है। तो यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19A और संविधान का अनुच्छेद 21 और संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो संविधान का अनुच्छेद 19(1)A। अगला आपका प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ा गया है और जम्मू कश्मीर को छोड़ के अन्य सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो चुका था। अगला आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे मानव अधिकार जो है सबसे पहले पूछा गया, एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। तो यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं मौलिक अधिकार और उसके साथ ही मानव अधिकार कौन से हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। तो इस वजह से यहाँ पे सूचना का अधिकार नहीं दिया गया। अगर आप शिक्षक भर्ती दे रहे हैं तो उसमें आपको जो ई ऑप्शन मिलेगा आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ पे जो आपका है कि कौन सा सूचीबद्ध है, तो संविधान 4 की बात कर रहा है। तो संविधान जो भी 4 होगा उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता ये सूचीबद्ध है, ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है और ये 51 का के तहत दिया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और ये कब करेंगे? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। उसके साथ ही मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये आपका राष्ट्रपति के जो दायरा है उससे अलग है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होगा? तो उस समय होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली रह जाता है तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। और इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। और राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1900। अगला आपका यहाँ पे है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कौन सा उनका क्रम था? तो ये पहली आपकी महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, और इनका जो क्रम है वो 12वां क्रम था। ठीक, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है और जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो आपका यहाँ पे होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह सबसे पहले वो दोनों सदनों में पारित होगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो अधिनियम बन जाता है। और अगला है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो हामिद अंसारी का जो है वो 12वां है। अगला है आपका प्रश्न जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बी आपका हो जाएगा। और भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक और महालेखा
कैग और चुनाव आयुक्त और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो मतलब कोई अधिकारी सदस्य ना होते हुए वह भारतीय संसद में की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है। ठीक है, अगला आपका है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पे महान्यायवादी जो होता है वो संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। जब भी वोटिंग होगी तो वहाँ पे अपना मत इसका नहीं होगा। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4). अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है, अगला है वह एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित हो। तो 2 माह के लिए वो लगातार अनुपस्थित हो जाता है तो एमपी की जो सीट होती है वो रिक्त घोषित कर दी जाती है। अगला है राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिसमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 275 18 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और डी है आपका 252 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका जो सही होगा 250 सदस्य और इसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। लेकिन ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसमें 1/3 लोग ही उस समय हटाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, विधानसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन हो गया? तो उस समय उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, परंतु उसका निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में होता है। और यह अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसके लिए कोई उसे सैलरी नहीं दी जाती है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो होगा तो आपका बी हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है और धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर जो है वो विधेयकों को पारित करना होता है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा भी सकती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। धन जो विधेयक है उसकी शुरुआत जो होती है वो राज्यसभा में होती है। ठीक है, ये आपका जो होता है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत जो होती है वो लोकसभा में होगी और धन संपत्ति के मामले राज्यसभा में शक्तिहीन है। जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में पारित नहीं होगा, मतलब होता है और उसे 14 दिन के अंदर जो है वो आगे बढ़ाना रहता है। ठीक है, अगला है धन विधेयक पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आप हो जाएगा केवल लोकसभा में और वहाँ पे आता है राज्यसभा में होगा, लेकिन उसके बाद धन विधेयक को जो है वो 14 दिनों के भीतर उसे आगे पारित करना रहता है। अगला है लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए और अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को और लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट। ठीक है, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय
देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है और ए भी आपका सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे यही आपका सी विकल्प सही नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा का जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे राज्य सरकार का अगर पूछ रहा है तो राज्य सरकार में राज्यपाल हो जाएगा। अगला है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है या उसे संबोधित करता है। और अगला है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। भारत में चलित न्यायालय जो है मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का जो उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश वो केजी बालकृष्णन ने किया था, ठीक है। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। और आगे अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट है, 355 और 356 और उसके साथ ही 360। 360 कौन सा है? यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व, तो वित्तीय अगर संकट होगा, वित्तीय आपातकाल, तो उसके लिए अनुच्छेद 360 होता है। केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये जो किया गया है वो 61वें संशोधन में 1989 से किया गया है, ठीक है। 18 वर्ष जो किया गया है वो आपका 1989 से किया गया। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 21 वर्ष, तो यहाँ पे 61वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17 और 18, तो यहाँ पे आपका 18 मान्य भाषाओं की संख्या है भारतीय संविधान में। और उसके साथ ही है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय प्रणाली, आपसे पूछ रहा है तो त्रिस्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। और ये कब? तो 1957 में, ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा, बड़े देश के लिए आदर्श जो है वो केंद्रीय शासन के लिए व्यवस्था में सही नहीं है। अन्य सभी आपका त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सभी जो है वो केंद्रीय शासन व्यवस्था की एक गुण के बारे में है, विशेषता के बारे में है। अगला आपका प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता, या त्रिस्तरीय जो प्रणाली है उसके जो हैं वो बलवंत राय मेहता जी हैं। अगला आपका है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की है? तो द्विस्तरीय की बात करेंगे तो पंचायती राज द्विस्तरीय में होगा, तो इसकी जो सिफारिश की थी तो अशोक राय मेहता समिति ने किया है। और त्रिस्तरीय की बात करेगा तो बलवंत राय मेहता। अगला आपका प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर एक प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वो पंचायत समिति है। और अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक प्रशासनिक अधिकारी है, प्राधिकारी है, ठीक है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो लगभग 1206 जो है वो अनुसूचित जाति में कुल जाति की संख्या हो गई है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है वो 1206 हो गई है। और अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जो जर्मनी है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ए विकल्प हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन है। शेष 10 अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे,
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला है चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी जो है वो चीन की समाचार एजेंसी है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो येलो बुक की बात कर रहा है फ्रांस, ब्रिटेन और उसके साथ ही ऑप्शन है आपका इटली। तो यहाँ पे फ्रांस आपका सही हो जाएगा, फ्रांस यहाँ पे आपका येलो बुक कहा जाता है सरकार की सरकारी रिपोर्ट को। अगला है भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी। कहाँ पे हुई है, तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय बेंगलुरु में हुई है। अगला आपका प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है, तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना की गई है वो 1965 ईस्वी में बीएसएफ का संगठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो इसको अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया है। अगला है भारतीय संविधान दिवस, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है आपका यहाँ पे प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया, भारतीय संविधान को अपनाया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो यहाँ पे आपका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र और एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र और एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ है, तो डी है हम भारत के लोग, शब्दों से हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके है। और अगला है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत को जो संविधान है वो लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और है सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यही आपका प्रजातंत्र का इस तथ्य से आधारित है। अगला है आपका यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संघीय, संसदीय, एकात्मक और प्रकृति से संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से, इसमें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अगला है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, तो जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है, ठीक है, राज्य सूची में आएगा और इसके साथ ही शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग से सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे राष्ट्र नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया, 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को और उसके साथ ही 11 अक्टूबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2020 को। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की, विधेयक अधिनियम बन गया। तो कब बना है, 12 दिसंबर 2019 को और 10 जनवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू हो गया है, ठीक है। विधि का नियम या विधि का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो आपको बताना है इसका मतलब क्या है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, तो यही आपका विधि का नियम और विधि का अधिराज्य हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो संविधान को जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में प्रदान किए गए हैं, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता से है तो अनुच्छेद 19 आपका हो जाएगा, ठीक है।
वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार या देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो आपका यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अधिकार परीक्षा जो है वो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। डी विकल्प आपका हो जाएगा सही। और इसके साथ ही अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के व्यवस्था पर पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं वो आपके उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मौलिक अधिकार पहले संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें जब संशोधन किया गया है 44वां संशोधन, तो उसके आधार पे हटा दिया गया था। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जो निर्धारित किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में के 10 आचार आदेशों को निम्न को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आपको बताना है कौन सा है। तो हमारी मिली जुली संस्कृति जो समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है वो मौलिक कर्तव्य है। अगला है राष्ट्रपति है, संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। और अगला है यहाँ पे संसद में वोट दे सकता है। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। और उसके साथ ही ये जो राष्ट्रपति होगा वो संयुक्त जो बैठक होती है वो संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणी मत द्वारा और उसके साथ ही अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ई विकल्प दिया जाए कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो होगा वो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को जो सौंपा जाएगा वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। और इसको देख लेते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम निश्चय होगा। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से उसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। तो अनुच्छेद 53(1। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है मंत्रिमंडल सचिव होता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यहाँ पे आपका भारत के राष्ट्रपति में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के बाह्य आक्रमण के आधार पर और इसके साथ युद्ध के आधार पर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी विकल्प। ठीक है, अगला है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो राज्यपाल की उस पे, तो गवर्नर पे, यहाँ पे सी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देगा, राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार। तो प्रधानमंत्री जो नियुक्ति करता है मतलब प्रधानमंत्री
की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, क्योंकि वो वही उसको शपथ दिलाएगा। और रक्षा बलों को सर्वोच्च कमांडर होने का ये भी है, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसके साथ ही राज्य में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं, क्योंकि उससे वहाँ पे जो शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कहाँ से थे, तो ये हो जाएंगे बिहार से। पहले कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत होता है। अगला है, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, बी विकल्प हो जाता है। और उसके साथ ही भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्र सरकार का मुख्य होता है, ठीक है। और ये 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति जो है वो मंत्रिमंडल जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो यहाँ पे केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो आपका यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा विधायिका। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, और ये हम लोग 94 पे पहुंच चुके हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, सही है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा यहाँ पे है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों के प्रति जवाबदेह है, और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, और इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के जवाबदेह नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ई पे टिक करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो मंत्रिमंडल, लोकसभा और राष्ट्रपति या राज्यसभा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और किस संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है वो मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से, और जो ये सामूहिक शब्द है इस पे आप ध्यान देंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है, तो जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है वो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में हुआ है, तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है पूरे संविधान में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पे जो परामर्श देगा वो अटॉर्नी जनरल देता है, ये विकल्प आपका हो जाएगा। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार, तो 76 अनुच्छेद। भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को नियुक्त करता है, ठीक है। और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी है, ठीक। अगला आपका है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अनुच्छेद 76 के अनुसार, ठीक। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, जहाँ पे अगर महान्यायवादी भारत सरकार को जो परामर्श देगा, उसी जगह पे एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य सरकार को परामर्श देगा। अगर राज्य सरकार की बात करेगा तो एडवोकेट जनरल, और अगर भारत सरकार की बात करेगा तो वहाँ पे हम लोग महान्यायवादी को टिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होता है, एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य सरकार को परामर्श देता है। अगला है, आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है, तो राज्यों का जो पुनर्गठन की बात की जा रही है वो 1956 ईस्वी में, विकल्प सी आपका सही है। 1956 ईस्वी में भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, आपका सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, और ये जो 1956 में हुआ है, इसको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। जिस समय ये अधिनियम पारित किया गया है, भाषा के आधार पर इस
फजल अली आयोग के आधार पे जो है 1956 में जो आया, तो उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा का नेता कौन होगा? तो लोकसभा का नेता जो था वो प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपका निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राज्यसभा में उसी जगह पे निर्वाचित होने के लिए आपका 30 वर्ष न्यूनतम आयु और लोकसभा में 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपका सी विकल्प हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 35 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, तो संसद लोकसभा की अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे 25 वर्ष आपका संसद के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। अगला है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 और उसके साथ ही वैध मतों का 1/5वां भाग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब प्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह जमानत खो बैठता है। यहाँ पे आपका डी विकल्प हो जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। जो उसमें लोकसभा में राज्यवार की सीट हैं उसमें से 2026 तक जनगणना के आधार पर उसी टाइप से राज्यवार को सीटों का आवंटन रहेगा। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर स्थानों का आवंटन जो है वो निर्धारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सबसे अधिक जो है इन निम्नलिखित पे इसमें 4 विकल्प, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल और मेघालय। तो इन चारों में से हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से मनोनीत सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो मनोनीत जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा आंग्ल भाषा के। और अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जो जाति के आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वविवेक से, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन किसके सिफारिश पे करेगा? तो उस समय जब प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा, तो यहाँ पे सीधे तौर पे मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में जो है वो 2 बार कम से कम सत्र बुलाने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतर नहीं होगा, ठीक। अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोक सेवा आयोग को भेजता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोक सभा में भेजता है। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, जहाँ तक लोक सेवा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो बिहार सबसे पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश तथा दूसरे नंबर पे है बिहार और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। आपका ये तीनों राज्य हैं। और अगला आपका प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था लोकसभा का 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसके जो मंत्रिपरिषद के नेता चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। अगला है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर लोकसभा जो राज्यसभा में है राज्यों के प्रतिनिधित्व को इस आधार पे उनकी जनसंख्या के अनुपात पे निर्धारित किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए आजीवन। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो होते हैं सदस्य वो अपना सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि अस्थायी सदन इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। आपका बी विकल्प हो जाएगा। राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते जाते हैं और नए सदस्य आते जाते हैं, लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष हो जाएगा। अगला, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा का जो यहाँ पे है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और इसी वजह से इसे उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। और अगला है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वह उसमें चेयरमैन के तौर पे काम करता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होगा। तो सी विकल्प आपका हो जाएगा। और अगला है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया उस समय यहाँ पे लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न के लिए PM सईद है, ठीक है। अगला है, अगर इसी जगह लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय वर्तमान में ओम बिरला है। सदस्य के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक इसमें अंतराल नहीं होता है। 2 बार अनिवार्य रूप से जो सदन है वो बुलाए जाते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ कितना है? तो शून्यकाल, प्रश्नकाल, स्थगन काल, निलंबित प्रस्ताव, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। तो ये जो होता है शून्यकाल जो होता है, उत्तर प्रश्न सत्र काल होता है। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही होगा। अगला है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है? तो विभाजन जो प्रणाली है वो नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। आपका यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इस समय ये 2019 में पूछा गया था, लेकिन इस समय पूछा जाएगा तो यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। आपको बताना है कब आयोजित होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन के लिए होगा, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और यहाँ पे एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में से लोकसभा से पारित हो जाए लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं होता है, तो उस ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाता है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, बुलाता कौन है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक बुलाएगा, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, दिल्ली एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे आपके बी विकल्प सही हो जाएगा। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो यहाँ पे 35वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, और ये 22वें राज्य का दर्जा इसे मिला था। बिहार को काटकर एक पृथक वानांचल राज्य बनना संभव है। तो राज्य विधानसभा से कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, तो इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का जो निर्माण है वो जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। तो अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वे MN वेंकटचलैया थे। ये आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो भारत के किसके द्वारा हुई थी? तो भारत संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। डी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो स्वीकृति जो क्षमता है इसकी यहाँ पे
स्वीकृत जो क्षमता है वो 33 हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में हैं तो या बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन मिलेगा जिसे आप टिक कर सकते हैं। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार करता है। अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। जब भी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करनी होगी तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यहाँ पे 65 साल जो है वो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख के दे सकता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र देगा। और उसके साथ ही अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत की न्यायिक जो प्रणाली है वो संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। यहाँ पे ई विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है, भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार की बात कर रहा है तो जो ये संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष, तो यहाँ पे राज्यपाल बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो भारत में किसी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की जो विधायिका में सम्मिलित है वो आपका हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, क्योंकि विधान परिषद सभी जगह नहीं है, द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है सभी राज्यों में। अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्य में विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया गया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 175(2) के द्वारा सी विकल्प आपका हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो उच्च सदन जो होगा वो विधान पालिका परिषद हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो डी विकल्प हो जाएगा। उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। डी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा, तो यहाँ पे केंद्रीय संसद के द्वारा। अब अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? आपको भू काउंट करके याद होना चाहिए। इसका जो ट्रिक है भू काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इतने राज्यों में जो है वो यहाँ पे 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पे बिहार में से सिर्फ जो है वो विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है वो विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, सी विकल्प आपका हो जाएगा। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह न्यायिक फैसला दिया है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न हो जाता है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो गुवाहाटी और मुंबई जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो एक से अधिक राज्य के लिए है। अगला है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है किस प्रकार का है? परमादेश याचिका है और
इस्तत्वाधिकार मुकदमा है, क्षतिपूर्ति है। तो यहाँ पे जो इसका टाइटल सूट है वो इस पे जो इलाहाबाद का बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद है ये इस प्रकार का है। ठीक है, अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये विकल्प आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यहाँ पे 13 आपका ए विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे शिक्षा जो है वो आपका समवर्ती सूची में है और ये पुलिस आपका राज्यकर्मी में हो जाएगा। रक्षा आपका यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले संघीय ढांचे की मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र राज्य और निश्चित मतलब उसके जो दायरे हैं वो निश्चित कर दिए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। ये विकल्प आपका हो जाएगा। अगला है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वो वित्त से जो संघीय वित्त आयोग है वो संबंध रखता है। कि जैसे शिक्षा पे ही है तो 60:40 का अनुपात जो है ये सभी कार्य जो होंगे वो संघीय वित्त आयोग के होंगे। अगला आपका प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई है वो 15 मार्च 1950 को हुई है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि योजना आयोग के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे। तो उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी ए विकल्प आपका सही हो जाता है। 12वीं व 13वीं लोकसभा स्पीकर MC बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। जो दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पे जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है इसका जो निर्णय करेगा वो चुनाव आयोग करता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है कि जो यहाँ पे आपका राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिससे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो सभी जो है यहाँ पे आपको जो राजनीतिक दलों के संबंध में है वो सभी आपका चारों विकल्प यहाँ पे सही हो जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। अगला देखते हैं यहाँ पे कि आपका जो 166वां प्रश्न है। निम्न में से किस वर्ग सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जो यहाँ पे सरकारी आयोग की बात कर रहा है तो सरकारी आयोग जो है उसने अपना प्रतिवेदन जो है वो 1987 ईस्वी में दिया हुआ था। अगला है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा पंचायत का निर्णय, और ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पंचायत का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा यह कराने का निर्णय कराया इसको निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पे जो राज्य सरकार का विषय है पंचायती राज्य सरकार का विषय है, पंचायत राज्य विषय है तो ये आपका हो जाएगा राज्य सरकार की सूची पर आधारित है या राज्य की सूची पर है। पंचायती राज्य संस्थानों को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 G के अनुसार यहाँ पे पंचायती राज्य संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची दी गई है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है। तो जो ग्रामीण खेल होते हैं वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है जिसमें कुल 19 विषय शामिल है। पंचायत में टोटल ये अभी मैंने बताया 19 विषय टोटल शामिल है जिसमें से जो है वो ग्रामीण खेल का मतलब 11वीं अनुसूची में नहीं है, जिसमें 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक
शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि शामिल है, जिसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो होता है निर्माण, वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो पंचायत के गठन के लिए यहाँ पे अनुच्छेद 40, सेम वही क्वेश्चन है। और राज्य सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता जो है वो आपका हो जाएगा कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 श्रेणियां हो जाएंगी और इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो इनमें से सभी डी विकल्प आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करें, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, आपका डी विकल्प हो जाएगा। और इसको करवाने का जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूची का विषय भी है। और पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों को, जो ग्रामवासी हैं उनके शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ये जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो अस्थायी जनता की जो है वो पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पूछा गया भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शक्ति का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो है वो स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष जो है, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है उसके जो अध्यक्ष हैं वो बलवंत राय मेहता हैं। ठीक है, अशोक मेहता जो है वो द्विस्तरीय के इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय में करने के लिए इनकी अनुशंसा थी। और भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो यहाँ पे स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ हुई है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, राजस्थान और दूसरे में आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है। और पंचायती राज अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आएगा। और 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय पंचायत का गठन इसमें सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश पे आप टिक करेंगे। और किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, वी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन की बात करें तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है वो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है, ये कई बार पूछा जा चुका है। किन किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? आपको बताना है कौन कौन सा यहाँ पे है। तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन चारों में। और उसके साथ ही साथ राजस्थान ने भी 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। अगला प्रश्न है आपका, किन राज्यों ने, राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो आपका हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ अभी अगर करंट में पूछा जाए तो राजस्थान में 50% आरक्षण कर दिया है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा जो है वो आपका जो वैधानिक शुरुआत, ठीक है, 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा।
अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मतलब संवैधानिक स्तर जो है वो प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं। तो संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से डी विकल्प हो जाता है। और भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है वो पंचायती राज्यों की शक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि भूमि के सुधारों का क्रियान्वयन और उसके साथ ही साथ निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यहाँ पे या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में भारतीय संविधान संशोधन के विधेयक जो है वो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 44वें संविधान यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएंगे काका साहेब कालेलकर, जो है वो पिछड़ी जाति आयोग के सभापति थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अगला है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा M3 संस्करण है और ये अभी जल्दी ही एग्जाम में पूछा गया है। आपका सी विकल्प यहाँ पे सही होता है। अगला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वरीयता क्रम के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों की रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। तो यहाँ पे ई विकल्प हो जाएगा आपका उपयुक्त में से। आपका यहाँ पे ई विकल्प है क्योंकि 70वें क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ई पे आप टिक करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो वो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्न किए। अब इसके बाद सामान्य भूगोल, अगले वीडियो में हम लोग सामान्य भूगोल करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।